नमस्कार साथियों, लास्ट वीडियो में हमने ग्लाइकोलाइसिस पथ के बारे में बात की थी। ग्लाइकोलाइसिस पथ का जो अगला भाग है वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या है और यह कहाँ संपन्न होती है और कैसे होती है, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो समझे, आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि तो ही आपको समझ में आएगा कि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितनी एटीपी का निर्माण होता है। कई किताबों में 36 एटीपी लिखा हुआ है और कई किताबों में 38 एटीपी लिखा हुआ है। तो दोनों में क्या दोनों में से 38 सही है या 36 सही है, और अगर दोनों ही सही है तो क्यों सही है, उसके बारे में भी चर्चा अपन इस वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। समझे आप। बात करते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसकी खोज की थी, इसलिए उसका नाम क्रेब्स चक्र पड़ा। उसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। इस चक्र का सबसे पहला उत्पाद जो है वो सिट्रिक एसिड है, इसलिए इस चक्र को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और तीसरा जो इसका नाम है वो TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी है। तीनों नाम है, समझे। सबसे पहले क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है। इससे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र हुआ था वो कोशिका द्रव्य में संपन्न हुआ था। तो कोशिका द्रव्य में पाइरुविक एसिड बना था। अब इस पाइरुविक एसिड को आगे क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाना होता है। तो यह चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है, पहला प्रश्न ये। दूसरा, यह चक्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए उसको ऑक्सीजन भी कहते हैं। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में मुक्त होंगी। ध्यान रहे, ग्लाइकोलाइसिस चक्र में कहीं ऑक्सीजन की अपन ने बात नहीं की थी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में कहीं मुक्त नहीं हुई थी। यानी ग्लाइकोलाइसिस पथ में CO2 मुक्त नहीं होती, ध्यान रखना। और क्रेब्स चक्र में ऑक्सीजन का यूज होता है तो CO2 भी वायुमंडल में मुक्त होती है। क्लियर। लेकिन अब हमारे सामने समस्या क्या है वो देखना। यह चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होने जा रहा है, लेकिन जो पाइरुविक एसिड बना है ग्लाइकोलाइसिस में, यह पाइरुविक एसिड कोशिका द्रव्य में बना है। अब कोशिका द्रव्य से पाइरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में जाना होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो दोहरी झिल्ली है, यह दोहरी झिल्ली पाइरुविक एसिड के लिए अपारगम्य होती है, मतलब इम्परमिएबल होती है। वो पाइरुविक एसिड को अपने अंदर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने नहीं देती, वो झिल्ली उसको रोक देती है। तो क्या करें, तो इसके लिए एक लिंक अभिक्रिया है, उस लिंक अभिक्रिया को समझें। क्या है, पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली को पार नहीं कर सकता, इसलिए पाइरुविक एसिड सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम में बदलता है। यह अभिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र की बीच की कड़ी है, इसलिए उसको लिंक अभिक्रिया भी या योजक कड़ी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन यह अभिक्रिया पढ़ते हैं कि पाइरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में क्यों बदलना पड़ता है। इसलिए बदलना पड़ता है क्योंकि यह माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली को पार करके अंदर नहीं जा पाता, इसलिए पाइरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में बदलना पड़ता है। यह एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में प्रवेश करता है। क्लियर। चलो, पाइरुविक एसिड के दो अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ग्लाइकोलाइसिस में बने थे। हम यहाँ एक अणु की बात कर रहे हैं। जो भी उत्पाद बनेगा क्रेब्स चक्र में उसको दुगुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम पाइरुविक एसिड के एक अणु की बात कर रहे हैं, जबकि दो अणु बने थे ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। क्लियर। तो पाइरुविक एसिड का एक अणु 3 कार्बन युक्त होता है। यह कोएंजाइम एक सहकारक है, उससे क्रिया करके और एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। तो ये 3 कार्बन युक्त हैं, ये 2 कार्बन युक्त है। बचा हुआ जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में काम में आ जाता है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ ध्यान ये रखना है, यह क्रिया डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में होती है और साथ में इस क्रिया को करने के लिए 5 सहकारक या कोएंजाइम जरूरी है। इस क्रिया को करने के लिए 5 सहकारक की आवश्यकता होती है। 5 सहकारक की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। कौन कौन से सहकारक है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ भी है, आप ध्यान रखें। पहला सहकारक है कोएंजाइम ए। दूसरा सहकारक है NAD, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD का पूरा नाम है। तीसरा सहकारक है Mg+2, मैग्नीशियम के आयन Mg+2। चौथा सहकारक है लाइपोइक अम्ल और 5वां सहकारक है TPP,
TPP का पूरा नाम है थाइमिन पायरोफॉस्फेट। तो इस लिंक अभिक्रिया मतलब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली अभिक्रिया को करने के लिए 5 सहकारक की आवश्यकता पड़ती है। कोएंजाइम ए, NAD+, Mg+2, लाइपोइक अम्ल और थाइमिन पायरोफॉस्फेट। इस 5 सहकारक की उपस्थिति में पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में बदल जाता है और अब यह एसिटाइल कोएंजाइम जो है आगे क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। क्लियर? अब क्रेब्स चक्र क्या है वो समझते हैं। यहां ध्यान रखना, यहां पर NAD+ जो है वो NADH2 में बदल गया है। ये हमारा पहला ऑक्सीकरण है। ऐसे ऐसे क्रेब्स चक्र में कुल 5 ऑक्सीकरण होते हैं। पहला ऑक्सीकरण हमने यहाँ बता दिया है, NADH जो है वो NADH2 में बदल जाता है। 4 ऑक्सीकरण और होते हैं। अब क्रेब्स चक्र में जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम प्रवेश करता है तो कौन कौन से 4 ऑक्सीकरण होते हैं वो अपन चर्चा करते हैं। हाँ समझे, बात करते हैं। पहली अभिक्रिया हमने अभी देख ही ली, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑक्सीकरण हो जाता है। 2 बातें ध्यान रखनी है, ऑक्सीकरण कहाँ कहाँ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ मुक्त हो रही है और कार्बन के अणु कैसे कैसे जुड़ते हैं वो ध्यान रखना। समझे? पायरुविक एसिड में कार्बन 3 परमाणु युक्त या 3 कार्बन युक्त पायरुविक एसिड है। एक कोएंजाइम के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया था। तो एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन युक्त संरचना है। अब एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश करता है। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रवेश करता है तो क्रेब्स चक्र में उसका सबसे पहला जो ग्राही होता है वो होता है OAA। OAA का मतलब होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन युक्त संरचना है। जैसे ही 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 2 कार्बन युक्त एसिटाइल कोएंजाइम से जुड़ता है तो 6 कार्बन युक्त एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है जिसको अपन सिट्रिक एसिड कहते हैं। तो ये 6 कार्बन युक्त संरचना है। इस क्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम का जो कोएंजाइम समूह है वो वापस मुक्त हो जाता है और यह कोएंजाइम वापस पायरुविक एसिड से जुड़कर एसिटाइल कोएंजाइम बनाने में काम में आ जाता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम का सबसे पहला ग्राही क्रेब्स चक्र में कौन है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यह 4 कार्बन युक्त संरचना है। 2 कार्बन युक्त संरचना ये है, दोनों से मिलकर 6 कार्बन युक्त सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। आगे यह अभिक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, क्योंकि यह फर्स्ट अभिक्रिया है। सिट्रिक एसिड के नाम से ही इस क्रेब्स चक्र का नाम सिट्रिक एसिड साइकिल पड़ा है। ये पहला उत्पाद है। एसिटाइल कोएंजाइम का पहला ग्राही कौन? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और क्रेब्स चक्र का पहला उत्पाद कौन? सिट्रिक एसिड। यह कितने कार्बन युक्त होता है? 6 कार्बन युक्त। क्लियर? जो अभिक्रिया है इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर मैंने बॉक्स नहीं बनाया है, इसलिए आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सिट्रिक एसिड एकोनाइट्रेज एंजाइम की उपस्थिति में सीस एकोनाइट्रिक एसिड में बदल जाती है। यह सीस एकोनाइट्रिक एसिड आइसोसाइट्रिक एसिड में बदल जाता है। दोनों ही क्रियाएं एकोनाइट्रेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। आगे आइसोसाइट्रिक एसिड का दूसरा ऑक्सीकरण होता है। ये फर्स्ट ऑक्सीकरण था, यहां पर दूसरा ऑक्सीकरण होता है। यहां पर आइसोसाइट्रिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NAD हाइड्रोजन के अणुओं को मुक्त करती है और हाइड्रोजन के अणु NAD+ से जुड़कर NADH+H+ का निर्माण करते हैं। यह क्रिया डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है जिससे आइसोसाइट्रिक एसिड ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में बदल जाता है। अभी तक की जितनी भी संरचनाएं हैं ये सभी 6 कार्बन युक्त संरचना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा दूसरा ऑक्सीकरण हो गया। अब ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में एक CO2 के अणु को मुक्त कर देता है। यहां पर ध्यान रखना, जहां जहां पर हाइड्रोजन का उपयोग होता है, मैंने एंजाइमों के नाम लिखे नहीं है, यहाँ पर
हाइड्रोजन का उपयोग हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का उपयोग हो रहा है, मतलब अणु हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं तो वो NADH ग्रहण कर लेता है। तो जहां जहां पर हाइड्रोजन का उपयोग होता है वहां पर डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम काम में आता है, और जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है तो डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम में आता है। जो एंजाइम महत्वपूर्ण नहीं है वो मैंने लिखे नहीं है। तो समझे, ऑक्जेलोसक्सिनिक अम्ल 6 कार्बन युक्त अणु है। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु जैसे ही ऑक्जेलो एसिड मुक्त करता है तो यह 6 कार्बन में से एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण में काम में आ गया। तो अब जो अगला यौगिक बना अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, यह 5 कार्बन युक्त संरचना होगी। परीक्षा में प्रश्न ऐसा भी आता है कि क्रेब्स चक्र में कौन सा अणु 5 कार्बन युक्त संरचना का है, तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में फिर से एक कार्बन का अणु मुक्त होता है जिससे 4 कार्बन युक्त संरचना बनती है। पहली चीज तो ये याद रखनी है, और दूसरी याद रखनी है कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से हाइड्रोजन के अणु भी मुक्त होते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु और हाइड्रोजन के अणु दोनों मुक्त होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वायुमंडल में चली जाती है, और जो हाइड्रोजन के अणु मुक्त होते हैं वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NAD+ से जुड़कर NADH+H+ का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा तीसरा ऑक्सीकरण यहाँ पर होता है, ये तीसरे नंबर का ऑक्सीकरण है। क्लियर? तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन युक्त संरचना, पायरुविक एसिड 3 कार्बन युक्त संरचना, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन युक्त संरचना, सिट्रिक एसिड, सी सैकोनाइटिक एसिड, आइसोसाइटिक एसिड, ऑक्जेलोएसिटिक, ये सभी 6 कार्बन युक्त संरचना है। अल्फा ग्लूटेरिक एसिड मात्र 5 कार्बन युक्त संरचना एक मात्र है। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से जैसे ही कार्बन का अणु मुक्त होता है तो अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में से 5 में से एक कार्बन चला गया तो 4 कार्बन युक्त संरचना बनेगी, और यह जो 4 कार्बन युक्त संरचना है वो सक्सेनाइल कोएंजाइम कहलाती है। तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से सक्सेनाइल कोएंजाइम का बनना, यह जो ऑक्सीकरण हुआ उसमें कार्बन का अणु और हाइड्रोजन के अणु दोनों मुक्त हुए, यानी ये अभिक्रिया भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इससे आगे जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो और है, ध्यान रखना इसके बाद कार्बन का एक भी अणु मुक्त नहीं होता, इसके बाद सक्सेनाइल कोएंजाइम और आगे बनने वाले जितने भी उत्पाद हैं वो 4 कार्बन युक्त ही रहते हैं। सक्सेनाइल कोएंजाइम थायोकाइनेज एंजाइम और Mg+2 सहकारक की उपस्थिति में सक्सिनिक अम्ल में बदलते हैं। यह अभिक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आई है। क्यों महत्वपूर्ण है देखना, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रेब्स चक्र में एकमात्र अभिक्रिया है जिसमें एक मुक्त एटीपी का निर्माण होता है। कैसे होता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम थायोकाइनेज और Mg+2 की उपस्थिति में एक अकार्बनिक फास्फेट अणु को GDP से जोड़ देती है। यहाँ पर एक फास्फेट अणु मुक्त होता है, यह फास्फेट अणु GDP यानी गुएनिन डाइफास्फेट से मिलकर GTP में बदलता है। यह GTP वापस जब GDP में बदलता है तो ये जो फास्फेट अणु है अब अगली बार एडिनोसिन डाइफास्फेट मतलब ADP से जुड़ जाता है और ATP का निर्माण करता है। कुल मिला के इतनी लंबी चीजें नहीं याद रखें, तो ध्यान रखना है सक्सेनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड का बनना, इस अभिक्रिया में एक मुक्त ATP का निर्माण होता है, और जहां पर ATP का निर्माण होता है वहां पर काइनेज एंजाइम काम में आता है। तो यहाँ थायोकाइनेज एंजाइम और Mg+2 सहकारक आवश्यक है। यहाँ तक क्लियर? ये भी 4 कार्बन युक्त संरचना है। आगे सक्सिनिक अम्ल फ्यूमरिक अम्ल में बदलता है। यह क्रिया भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन को ग्रहण करने वाला जो हाइड्रोजन ग्राही है वो हर बार तो NAD होता था, 1 2 3 हर बार तो NAD होता था, लेकिन यहाँ पर सक्सिनिक अम्ल और फ्यूमरिक अम्ल के मध्य जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया में हाइड्रोजन को ग्रहण करने के लिए NAD की जगह दूसरा हाइड्रोजन ग्राही है वो है FAD। यह FAD हाइड्रोजन को ग्रहण करके FADH2 बना देता है। तो ये हमारा चौथा ऑक्सीकरण है जिससे सक्सिनिक अम्ल फ्यूमरिक अम्ल में बदल जाता है। फ्यूमरिक अम्ल फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक अम्ल में बदलता है। ये अभिक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एंजाइम फ्यूमरेज है, ये नया एंजाइम है तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक, मैलिक अम्ल अब
वापस अंततः ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल जाता है, जो इस क्रेब्स चक्र को चलाने के लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में फिर से काम में आ जाता है। यह अभिक्रिया दो बातों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला इसलिए क्योंकि यह दोबारा बन रहा है और यह वापस काम में आ रहा है, इसलिए यानी चक्र पूर्ण हो रहा है। और दूसरा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे क्रेब्स चक्र का पांचवा और अंतिम ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो यहाँ पर मैलिक अम्ल से जो हाइड्रोजन के अणु निकलते हैं, यह हाइड्रोजन के अणु हाइड्रोजन ग्राही एनएडी का पूरा नाम निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। तो एनएडी ग्रहण करके NADH2 में बदल जाता है, और जैसे ही NADH2 में बदल जाता है तो मैलिक अम्ल OAA मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल जाता है, और यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वापस एसिटाइल कोएंजाइम से जुड़कर और क्रेब्स साइकिल को प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार यह पूरा क्रेब्स चक्र यहाँ पर पूरा होता है। तो 5 बार ऑक्सीकरण हुआ। पहला ऑक्सीकरण लिंक अभिक्रिया में पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम के बीच में एक NADH2 का निर्माण। दूसरा आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड के बीच में। दूसरा तीसरा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम। तीसरा चौथा सक्सिनिक अम्ल से फ्यूमरिक अम्ल, और पांचवा मैलिक अम्ल से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। 5 बार ऑक्सीकरण हुआ। उस 5 बार के ऑक्सीकरण में 4 बार तो हाइड्रोजन ग्राही NAD है, 1 2 3 और 4, और एक बार जो हाइड्रोजन ग्राही है वो FAD है। ये ध्यान रखना। ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि NADH2 का जब आगे ऑक्सीकरण होगा तो NADH2 से तो 3 ATP बनते हैं, लेकिन FADH2 से मात्र 2 ATP बनते हैं, इसलिए यहाँ दोनों चीजें क्लियर। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो मैंने बताई थी कि पूरे क्रेब्स चक्र में एकमात्र जगह ऐसी है जहां पर एक मुक्त ATP का निर्माण होता है, वह सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक अम्ल के बीच में होता है। यह अभिक्रिया थायोकाइनेज एंजाइम में होती है। अब इस क्रिया का उत्पाद क्या है वो समझें। तो यहां पर अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणु बने थे, और हमने यहाँ पायरुविक एसिड के एक अणु की बात की है। तो एक अणु से कितनी ऊर्जा बनती है उसका दुगुना हो जाएगा, तो 2 अणु की उत्पत्ति, 2 अणु की बात हो जाएगी। तो समझें, पायरुविक एसिड से NADH2 बने तो अपने 4 बार ऑक्सीकरण NADH2 द्वारा NH3 से हुआ तो NADH2 बने 4, और एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, तो कुल ATP हो गए 12 ATP। क्लियर? FADH2 बना 1, और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, तो टोटल हो गए 2 ATP। क्लियर? और एक बना हमारा मुक्त ATP। मुक्त ATP तो 12 ATP NADH2 द्वारा, 2 ATP FADH2 द्वारा, और एक मुक्त ATP। तो 12 2 14 और 1 15, तो कुल उत्पाद बना हमारा 15 ATP। यहाँ ये चीजें आपको समझ में आई गई होंगी। अब ये जो 15 ATP बने हैं, यह 15 ATP तो पायरुविक एसिड के एक अणु से बने हैं, और पायरुविक एसिड के कितने अणु बने थे? ग्लाइकोलाइसिस में 2 अणु बने थे। तो पायरुविक एसिड के 2 अणुओं से, ये तो एक अणु का उत्पाद है, तो 2 अणुओं से कुल उत्पाद कितना बन गया? 2 अणुओं पे कुल 30 ATP का निर्माण हुआ। अब परीक्षा में यह आ जाता है कि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितनी ऊर्जा बनती है। तो समझें, 30 ATP किसमें बने? क्रेब्स चक्र में। और ग्लाइकोलाइसिस में कितने बने थे? 8 बने थे। तो 30 और 8 38 ATP का निर्माण होता है। तो मैं आगे लिख देता हूं, 30 ATP प्लस ग्लाइकोलाइसिस में बने थे 8 ATP, तो कुल ATP हो गए 38 ATP। तो कुल 38 ATP का निर्माण होता है। यानी प्रश्न क्या था? ग्लाइकोलाइसिस के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितनी ऊर्जा बनती है? तो 38 ATP। ग्लाइकोलाइसिस के एक अणु के ऑक्सीकरण से
सॉरी, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से ग्लाइकोलाइसिस में कितनी ऊर्जा बनती है? 8 एटीपी। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से क्रेब्स चक्र में कितनी ऊर्जा बनती है? 30 एटीपी। कितने मुक्त एटीपी बनते हैं? तो एक मुक्त एटीपी। पायरुविक एसिड जब दो अणु है तो 2 बार चक्र लगाएगा तो 2 मुक्त एटीपी का निर्माण होगा। तो प्रश्न किस प्रकार आता है, इस प्रकार हमें आंसर देना पड़ता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये NADH2 और FADH2 किस प्रकार एटीपी में बदलते हैं, और किताबों में क्यों 36 एटीपी और 38 एटीपी 2 प्रकार के आंसर दे रखे हैं, उसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।